और इस महाराष्ट्र की धरती ने इस देश को सृष्टि के आदिकाल से अब तक बहुत कुछ दिया है। ये शांति धर्म और क्रांति धर्म महापुरुषों की धरती रही है और आज इस पर एक अद्भुत कार्यक्रम है। 2014 के इस महापरिवर्तन के वर्ष की ये पूर्व संध्या चल रही है और इस देश में 2014 में जो बड़ा परिवर्तन होने वाला है उसका एक चरण यहां देखने को मिल रहा है कि 2014 में राज्यसभा में जब 2 सांसद बीजेपी की ओर से प्रस्तावित किए गए दलित समाज के का प्रतिनिधित्व करने के लिए, वो वंचित समाज, वो शोषित समाज जो सैकड़ों हजारों वर्षों से कई प्रकार से प्रताड़ित किया गया, उसको उसका हक नहीं मिला, उसको न्याय नहीं मिला, सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी से जूझता रहा। मुझे लगता है हमारे पूज्य श्रद्धेय शंभू जी महाराज और हमारे रामदास जी अठावले जी महाराज उस काम को पूरा करेंगे। आप सबके ओर से दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये अभिनंदन बैठे बैठे नहीं भाई, खड़े होकर के दोनों हाथों से महापुरुषों का अभिनंदन कीजिए। बोले भारत माता की जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। मैं जोर से आवाज आनी चाहिए, जय भीम। एक बार दोनों हाथ उठा करके हमारे दोनों महापुरुषों का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय श्री रामदास जी का और शंभू जी महाराज जी का। ये अभिनंदन आपका मात्र कुछ हजारों लोगों की ओर से नहीं है, ये 125 करोड़ लोगों की ओर से आपका अभिनंदन है। एक बार बहुत बहुत आपको प्रणाम है। और अब तो 300 से ज्यादा सांसदों के साथ मोदी को 2014 की लोकसभा में भेजना और जब देश में ये काला धन भी आएगा, ये भ्रष्टाचार भी मिटेगा और ये दलितों के ऊपर अत्याचार भी मिटेगा, जिसके लिए अभी हमारे रामदास जी बोल रहे थे। भाई बहनों, हिंदुस्तान में बहुत जुल्म और ज्यादतियां हुई दलितों के साथ और आधुनिक भारत में दलितों के मसीहा के रूप में उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हक दिलाने के लिए, आत्मग्लानि के स्थान पर उनमें आत्मगौरव भरने के लिए इस सदी में यदि कोई एक महापुरुष आया जिसने इस समाज, टूटते हुए समाज को जोड़ने का काम किया और जो वर्षों से जो शोषित थे, वर्षों से जो अपने अधिकारों से वंचित थे, उनको हक दिलाया, उन बाबा अंबेडकर साहब की उस पुरुषार्थ को, उनके तप को, उनकी पुण्याई को और उनके ही पुण्याई पर खड़े हैं हमारे रामदास अठावले जी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाया। देखो, किसी महापुरुष की विरासत को वही आगे बढ़ा सकता है जिसके हृदय में दलितों के लिए पीड़ा है, दर्द है, उनको भी ऊपर उठाने के लिए एक संकल्प है। दलितों के बहुत से नेता हिंदुस्तान में, मैं किसी की आलोचना यहां पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत से दलितों के नेता दौलत के दीवाने बन गए। उनकी पार्टियों में दलितों का सम्मान नहीं होता, दौलत का सम्मान होता है। कि आपने देश में जो तथाकथित बहुत से दलित नेता हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आपने आंखों से देखा। इसलिए मैं तो चाहता हूं इस हिंदुस्तान के दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, आदिवासी वनवासियों को, जो आज तक शोषित रहा वर्ग, जो वंचित रहा वर्ग, जिसने पग पग पर अपमान सहा, उस वर्ग को ऊपर उठाने का भी काम यदि हिंदुस्तान में कोई महामानव कर सकता है तो वो मोदी ही हो सकता है। देखो भाई, आज तक आजादी के 67 वर्षों में प्रथम प्रधानमंत्री जी से लेकर के और मनमोहन सिंह जी तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो एक समाज का जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, अति सामान्य वर्ग, उसका प्रतिनिधित्व करता हूं। आज राजनीति में एक बहुत बड़ी ऊहापोह बनी हुई और वो ये कि पहले लोग कहते थे भाई इसको वोट दे दो, इसको वोट दे दो, इस जाति का, उस जाति का। नरेंद्र मोदी की
हमने कभी भी जातिवाद के आधार पर उनकी पैरोकारी नहीं की है। लेकिन एक बात आपको कहना चाहता हूं, जो समाज में पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों की राजनीति कर रहे थे, उनको शुरू में नरेंद्र मोदी हजम क्यों नहीं हुए? क्योंकि नरेंद्र मोदी एक अति पिछड़ी जाति में, जिसको समाज में तेली जाति कहा जाता है, उसमें पैदा हुआ। यद्यपि नरेंद्र मोदी ने मनुष्यता को, मनुष्य जाति को सबसे बड़ी जाति और मानव धर्म और राष्ट्र धर्म को अपना सबसे बड़ा धर्म माना है। नेशनल फर्स्ट का उन्होंने नारा दिया और उसे देश को एक साथ खड़ा किया। ये इसलिए जरूरी हो गया था कि समाज में चारों तरफ विघटन हो रहा था। और आखिर दलितों को न्याय कैसे मिलेगा, वंचितों को न्याय कैसे मिलेगा, आदिवासी वनवासियों को न्याय कैसे मिलेगा? और एक खास बात आपको कह रहा हूं, अभी पूरे देश में एक वातावरण बन चुका है। अब इस देश का आदिवासी, इस देश का वनवासी, इस देश का दलित, इस देश का शोषित, इस देश का पिछड़ा और अति पिछड़ा, वो नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। देश में वातावरण बन चुका, सारे सर्वे, सारे ओपिनियन पोल इस बात को बता रहे हैं। कल ही इंडिया टीवी पर रजत शर्मा जी एक ओपिनियन पोल दिखा रहे थे कि सारे के सारे पिछड़े, अति पिछड़े, वनवासी, आदिवासी, दलित, वो सब अब मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए मोदी जी और उनके जो समर्थक दल हैं, चाहे वो चाहे हमारे रामदास अठावले साहब हैं, चाहे इधर से अपने उद्धव जी हैं, चाहे बादल साहब हैं, और अब तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ही चंद्रबाबू नायडू साहब भी एनडीए के साथ में सम्मिलित होने वाले हैं। ये सब होगा और चुनाव से पहले तो बहुत से समीकरण बदलेंगे। अब हिंदुस्तान को कैसे बदला जाएगा? बात यह है कि मोदी प्रधानमंत्री बनकर के करेंगे क्या, मोदी के मुद्दे क्या होंगे? देश बनता है नीतियों से, देश बनता है सही नीतियों से, सही नेतृत्व से और सही नीयत से। तो मोदी की नीतियां क्या होंगी जिससे आगे देश बढ़ेगा? आज एक बात मैं आपको खास कहना चाहता हूं, कुछ लोगों को इस देश में भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। भारत विरोधी ताकतें, अमेरिका परस्त, चीन परस्त ताकतें, विदेशी पैसे और पुरस्कारों से पोषित लोग, करीब 5 लाख एनजीओ हिंदुस्तान में चलते हैं, जो फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के तमाम विदेशी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा और विदेशी ताकतों के द्वारा पोषित होते हैं। लाखों करोड़ का फंड उनको मिलता है। ये 4 हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतरे हैं जो पीछे से काम कर रहे हैं, बैकडोर से काम कर रहे हैं, उनके हिडन एजेंडा है और लोग ऊपर ऊपर से चीजों को देख पाते, मूल तक नहीं पहुंच पाते। जरा गौर से सुनना, विदेशी पैसे और पुरस्कारों से पोषित व्यक्ति और राजनीतिक पार्टियां, अमेरिका समर्थक, चीन समर्थक और भारत विरोधी ताकतें, ये चारों ताकतें चाहती हैं कि हिंदुस्तान में कोई स्थायी और मजबूत सरकार न मिले। लेकिन हम 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी मिलकर के इस बार 300 से ज्यादा सांसदों के साथ एक स्थायी और मजबूत सरकार देश को दिलाएंगे और उसके लिए एक वातावरण देश में बनाना पड़ेगा। उससे होगा क्या? अभी हमारे रामदास जी पूछ रहे थे कि बाबा ये काला धन कितना है? 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बाहर गया है। हमारे हिंदुस्तान के जो टॉप इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे वो प्रोफेसर अरुण कुमार है, चाहे वो प्रोफेसर राममूर्ति जी हैं, चाहे वो गुरुमूर्ति जी हैं, चाहे वो IIM के प्रोफेसर वैद्यनाथन हैं, और ग्लोबल फाइनेंस इंटीग्रिटी, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इन सब ने माना है कि 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बाहर गया है। कुछ 125 लाख करोड़ भी मानते हैं। अमेरिकन एजेंसी ने भी माना है। कितना? 100 लाख करोड़। ये तो 10% है ब्लैक मनी का, 90% यहां है जो इलीगल गोल्ड में। इस देश में 50,000 टन सोना है, कुछ तो 1 लाख टन भी मानते हैं। 50,000 टन सोना होता है 150 लाख करोड़ रुपए का। इलीगल गोल्ड में, इलीगल लैंड, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इलीगल माइनिंग में, वो पॉलिटिक्स में, वो ड्रग्स में, वो हेल्थ में, एजुकेशन में, काला बाजारी में काला धन 900 लाख करोड़ का लगा हुआ है। कितना? 900 लाख करोड़ देश के अंदर और 100 लाख करोड़ देश के बाहर। 1000 लाख करोड़। ये 1000 लाख करोड़ जिस दिन आएगा उस दिन हिंदुस्तान का कोई भी दलित गरीब नहीं रह जाएगा, सब अमीर बने। कोई भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, वनवासी, आदिवासी गरीब नहीं रह जाएगा। हम इस अमीर देश के गरीब नागरिक बनकर के रह गए। अरे गैस सिलेंडर होता ही 300-400 रुपए का, ये 1200 रुपए का जबरदस्ती बेच रही है, लूट रही है पूरे हिंदुस्तान को।
पेट्रोल का एक्चुअल प्राइस 35 से 40 रुपए ही है। डीजल का एक्चुअल प्राइस जो है वो 35 रुपए से ज्यादा है ही नहीं, वो तो बेचा जा रहा है जबरदस्ती 50 रुपए से ज्यादा का। पेट्रोल का एक्चुअल प्राइस 40 रुपए से ज्यादा है ही नहीं, बेचा जा रहा है 80 रुपए का। 50% से ज्यादा तो उसके ऊपर टैक्स है। 1000 लाख करोड़, ये इतना पैसा है, एक गांव को मिलेगा तो कम से कम 200 करोड़ रुपए। कितना? अरे जोर से तो बोलो। 200 करोड़ एक गांव को, और एक जिले को मिलेगा तो करीब 50,000 से 1 लाख करोड़। कितना? 50,000 से ये 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ कितना होता है? कभी हिसाब लगाए? तुम्हारा कंप्यूटर फेल हो जाए। ये इतना पैसा है, अमेरिका की जीडीपी से 1.5 गुना, चीन की जीडीपी से 2 गुना। 500,000 रुपए की नोट लेकर के उनकी गड्डियां बना के सीढ़ियां बनाई जाए तो चांद से जाकर के वापस आ सकते हो। सोना खरीदा जाए तो पूरे हिंदुस्तान पर एक मोती पर्वत बिछा सकते हो। ये पैसा हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में लगे तो 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हो, और हिंदुस्तान में कोई भी श्रम नहीं रहेगा, कोई भी झुग्गी झोपड़ी रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान में तो महल बना सकते हो, सोने की सड़कें बना सकते हो। इतना पैसा है, ये दौलत आप सोच नहीं सकते। भारत गरीब नहीं है। माना कि एक तो वो भारत था जो रोम और मिस्र से लेकर के ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के इधर नेपाल और ऊपर कैलाश मानसरोवर से लेकर के जहां सुमित्र, इंडोनेशिया, कम्बोडिया से लेकर के वियतनाम तक इतना अखंड भारत था हमारा। हमारे देश के कुछ कमजोर शासकों ने इस देश को खंड खंड कर दिया। हमारी आंखों के सामने ही 1947 में हमने हिंदुस्तान को टूटते टूटते देखा। कुछ लोग कहते हैं मोदी जो है वो बहुत का सौदागर है। मैंने कहा कैसे? और उसने दंगे कराए। मैंने कहा 1984 में दंगे कराते हो तो तुम देश के शहंशाह बनना चाहते हो, और 1947 में देश का विभाजन किया और 10 लाख निर्दोष लोगों की हत्या किसी ने कराई। तो बहुत जुल्म और ज्यादती हुई है। भाई बहनों, इस हिंदुस्तान को यदि आज हमने नहीं संभाला तो मैं कह रहा था भारत विरोधी ताकतें, अमेरिका और चीन समर्थक ताकतें, विदेशी पैसे और पुरस्कारों से चलने वाले एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टियां इस देश को और 50 से 100 टुकड़ों में बांट देना चाहती हैं। इतने टूटने के बाद भी 33 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारा भारत, इसमें 20,000 प्रकार की भू संपदाएं हैं जिनकी कम से कम कीमत होती है 20,000 लाख करोड़। कौन कहता है हिंदुस्तान गरीब है? हिंदुस्तान को साजिश करके गरीब बनाया गया है। मैं नहीं कह रहा, और स्विट्जरलैंड के लोग भी कहते हैं। स्विस बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन यहां पर आए और उन्होंने कहा इंडिया इज ए नॉट पुअर कंट्री बट इंडियंस आर पुअर बिकॉज ऑफ करप्शन एंड ब्लैक मनी। ये दो चीजें खत्म हो जाएंगी तो हिंदुस्तान के लोग गरीब नहीं रहेंगे। हमको बता दिया, दलितों को सिखा दिया, बोले आप तो अपनी जाति के कारण से ही गरीब। मुसलमानों को, आदिवासी वनवासियों को, साधारण लोगों को बता दिया, बोलो आप तो अपने मजहब के कारण से गरीब है, आप तो जन्म से ही गरीब पैदा हुए हैं। हम अपनी जाति से, अपने जन्म से, अपने मजहब के कारण से गरीब नहीं है, हम इन भ्रष्ट नेताओं के कारण से गरीब है जिसने 60 सालों में इस हिंदुस्तान को तबाह करके रख दिया। जल, जंगल, जमीन, पूरा हिंदुस्तान नीलाम करके रख दिया। मित्रों, करीब 2 करोड़ गोवंश को भी कत्ल करने के लिए इस देश के अंदर उनके खून से हाथ सने हुए 1 करोड़ गायों को कत्ल करने के लिए बांग्लादेश भेज दिया जाता है, और 1 करोड़ गायों को हिंदुस्तान में यहाँ कत्ल कर दिया। क्या हो रहा है देश में? कितने पाप हुए आप सोच नहीं सकते। सामाजिक पाप, आर्थिक पाप, राजनैतिक पाप, धार्मिक पाप। हजारों मठ मंदिरों को अधिग्रहण कर लिया है। यहाँ अपनी मूल संस्कृति को नष्ट करने पर तुले। रामकृष्ण इनको महापुरुष नहीं, ये तो कहते हैं राम और कृष्ण जो है कोई महापुरुष हुए ही नहीं। रामायण महाभारत तो काल्पनिक वो उपन्यास है, ये कोई जो है हमारा इतिहास नहीं है, ये हमारा कोई गौरव नहीं है। भाई बहनों, बहुत तरह की समस्याएं, चुनौतियां। मैं बस एक ही बात ये कहना चाहूंगा कि जब ये मैंने कहा ना 1000 लाख करोड़ का जब काला धन वापस आएगा, ये भ्रष्टाचार और अत्याचार मुक्त भारत बन जाएगा, शोषण अन्याय मुक्त भारत बन जाएगा, तो कितनी खुशियां होंगी। भाई बहनों, अपना देश कमजोर नहीं है, इस देश को कमजोर बनाया है। अब इसको ताकतवर बनाने के लिए खाली अब सभाओं में आकर के ही नमो नमो का मंत्र जपने से बात नहीं बनेगी। अब आपको जमीन पर कुछ काम करना पड़ेगा। तो आप लोग इस देश को बचाने के लिए एक स्वस्थ, समृद्ध, परम वैभवशाली विश्व गुरु, जगत गुरु, महाशक्ति भारत बनाने के लिए आप लोग काम करने के लिए तैयार हैं?
जरा दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की। तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, अभी चुनाव से पहले थोड़ा कैंपेन करना पड़ेगा। कम से कम 50-100 घरों तक जाओ, लोगों से बात करो। क्या बात करना? एक तो नरेंद्र भाई मोदी को वोट करने के लिए एक वोटर आईडी जो उसका होता है उसको लेकर के एक एसएमएस कर देना। उसकी भी कैंपेन अभी शुरू हो चुकी है, व्यवस्थित रूप से अभी और ज्यादा बड़े रूप में शुरू हो जाएगी। एक नरेंद्र भाई मोदी को वोट के साथ साथ नोट देने के लिए ऑनलाइन डोनेशन का भी एक प्रोग्राम रखा है। मैंने संकल्प किया है कि हम नरेंद्र भाई मोदी को 20 से 25 करोड़ लोगों का वोट दिलाएंगे और उनकी सपोर्ट भी दिलवाएंगे डोनेशन के रूप में। और हमारे लाखों कार्यकर्ता और हमारे करोड़ों समर्थक, मैंने इस देश के अंदर 12 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की है, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की सभाएं और शिविर की है। और अभी भी पहले अभी पूरी संगठन की मैंने बैठकें ली और फिर वापस एक दिन में कम से कम 1 लाख लोगों की रोज सभा करूंगा। और मैंने संकल्प लिया हुआ है, आज मुझे करीब 6 महीने हो चुके हैं, 3 महीने और बाकी हैं। मैंने संकल्प ले लिया था करीब सितंबर महीने में कि जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाएगा और सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाएगा, मैं पतंजलि योगपीठ लौट करके वापस नहीं जाऊंगा। इन बेईमानों का अंत ही करके अब तो जाऊंगा। तो जब मैं 9 महीना पतंजलि योगपीठ से बाहर रह सकता हूँ, हरिद्वार नहीं जाता हूँ, तो क्या आप 1 महीने के लिए अपने घर द्वार से बाहर नहीं निकल सकते? अरे भैया, अपना बिजनेस कर लेना, घर परिवार चला लेना, लेकिन इस देश को बनाने के लिए, बचाने के लिए अब 2014 में बड़ा परिवर्तन आया है। एक परिवर्तन हमने रामायण काल में, दूसरा हमने महाभारत काल में, तीसरा हमने चाणक्य के समय आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आगे करके देखा था। 3 बड़े परिवर्तन तो हमने देखे थे, अभी 4था बड़ा परिवर्तन हिंदुस्तान में होगा। इसके लिए डोर टू डोर कैंपेन में हमने अपने लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों समर्थक को लगाया। मैं स्वयं भी इस काम में अब 1 मार्च से तो हमें डोर टू डोर शुरू कर रहे हैं। उससे पहले योग के कार्यक्रम, जन जागरण के कार्यक्रम पूरे देश में एक परिवर्तन का वातावरण बने। और भैया देखो, मेरे से बहुत से लोग बोलते बाबा आप साधु होकर के, फकीर होकर के और ये सब काम क्यों कर रहे हो? मैंने कहा हमारे ऋषि मुनि ने कब काम नहीं किया? महर्षि विश्वामित्र ने क्या ताड़का और रावण का वध करने के लिए पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को क्या प्रशिक्षण नहीं दिया? और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जो है आगे किसने किया? विश्वामित्र जी ने। तो विश्वामित्र जी तो खुद वध कर सकते थे ताड़का का, लेकिन उनको अपना ऋषि धर्म भी और राष्ट्र धर्म भी निभाना था, इसलिए सृष्टि के आदिकाल से हमारे सब ऋषि मुनि इस काम को करते रहे। पहले और अब वाले में थोड़ा तरीका बदल गया। पहले रावण का वध किससे किया था? रावण का वध किससे किया था? धनुष चला करके। और कंस और शिशुपाल का शीश किससे काटा था? सुदर्शन चला करके। अब क्या करोगे? धनुष चलाओगे, अब सुदर्शन घुमाओगे। अब भी ताड़का का वध करना है, अभी भी पूतना का वध करना, अभी भी रावण और कंस का वध करना है, लेकिन ये धनुष और तीर चला करके नहीं, ऐसा बटन दबा करके। जब बटन दबता है तो चूं चां होती है, उसमें ताड़का, पूतना, रावण, कंस एक साथ मर जाते हैं। तो इस बार लोगों को ये बताना है भैया, इस बार ये अब जो है ये परिवर्तन लाना, इन असुरों का संहार करना है, तो किस पर बटन दबाना? अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता। मैंने आदिवासियों से पूछा कई जगह, मैं तो पूरे देश में घूमता हूँ, मैंने कहा भैया इस बार किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? बोले मोदी को। मैंने कहा मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किसको दोगे? ईवीएम मशीन पर बटन कौन सा दबाओगे? बोले मोदी वाला ही बटन दबाएंगे। अब उनको ये नहीं पता बटन कौन सा दबाना। तो मैंने कहा भैया यदि आपको मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो कमल का बटन दबाना है, धनुष का बटन दबाना है महाराष्ट्र में, और पंजाब में कमल के साथ साथ तगड़ी का बटन दबाना है, तराजू वाला, और आरबीआई का क्या है, रामदास जी का बटन दबाना। अभी मिल जाएगा। तो अभी तो इनका वो कलर तो ये वाला है और ये चक्र ये है, और ये मिल जाएगा तो जो भी मिल जाएगा वो बाद में बता दे। इस देश में अभी बड़ा परिवर्तन आने ही वाला है, लेकिन इसमें आपको भी अपनी एक भूमिका निभानी है। और देखो ये परिवर्तन का काल कभी कभी हिंदुस्तान में आता है, और अब इस परिवर्तन के लिए पूरा देश तैयार है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश बदलेगा, और देश बदलेगा, हम दुनिया भी बदल देंगे। भारत को 2020 तक दुनिया की महाशक्ति के रूप में खड़ा करना है, और उसके लिए अब ये बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो चुका है। और मैंने कहा काला धन भी आएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी बनेगा,
ये व्यवस्था भी बदलेगी और दलितों के ऊपर अत्याचार भी खत्म होंगे और उनका सामाजिक आर्थिक हक भी मिलेगा और उनको उनका सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिलाने के लिए हमारे दोनों ही महापुरुष एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो एक बार फिर से दोनों हाथ उठा करके हमारे रामदास अठावले जी का और शंभू जी महाराज का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। बोलो भारत माता की वंदे, अरे जोर से बोलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। जय भीम वाले आवाज और जोर से लो, तभी तो ताकत आएगी। जय भीम। एक संत की वाणी का दर्द समझिए। याद करिए जब द्रौपदी ने अपनी चोटी को खुला छोड़ दिया था कि मेरे अपमान का बदला लूंगी, दुर्योधन के पूरे वंश का नाश हो गया। याद करिए जबकि चाणक्य का अपमान हुआ था, चाणक्य ने अपनी चोटी खुली छोड़ दी थी और पूरे समय तक लड़ने के बाद में जब तक चंद्रगुप्त को सिंहासन पे विराजमान नहीं किया तब तक वो लड़ाई शुरू रखी। अभी एक बार और चाणक्य ने, आधुनिक चाणक्य रामदेव बाबा महाराज साहब ने प्रतिज्ञा की है कि जबकि मैं अपने चंद्रगुप्त नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाऊंगा तब तक मैं पंतजलि के ऊपर वापस नहीं लौटूंगा। एक बात में बीच में छूट गया, हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी, गुमान मन लोढ़ा जी जो इस हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े नेता, गुमान मन लोढ़ा जी जिन्होंने न्याय के क्षेत्र में और गौ माता के लिए जो काम किया, पूरा भारत उनका कृतज्ञ रहेगा। ऐसे ऊंचे कुल खानदान से, ऐसी गौरवशाली परंपरा से हमारे मंगल प्रताप लोढ़ा जी हैं जिन्होंने आज हमारे इस वंचित समाज के, शोषित समाज के, उस अंतिम पंक्ति में बैठे समाज के लोगों का यहाँ पर सम्मान किया। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करता ध्वनि से हमारे मंगल प्रसाद लोढ़ा जी का भी एक बार, मंगल प्रभात लोढ़ा जी का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, जिन्होंने इन महापुरुषों को यहाँ आमंत्रित करके और इन्हीं का नहीं, पूरे दलित समाज का ही नहीं, इस भारत का गौरव बढ़ाया है। ऐसे ही भारत मिलकर के आगे चलेगा तो ही ये परम वैभवशाली बनेगा।